हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी उपन्यासों का विकास, जो कि हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हम बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी का गद्य साहित्य नामक पुस्तक, जो कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है, उसके हिंदी गद्य का स्वरूप कैसे निर्मित हुआ, हिंदी निबंध का कैसे विकास हुआ और हिंदी आलोचना का कैसे विकास हुआ, इस पर विस्तृत रूप से बातचीत कर लिया है। और जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सभी लेक्चर्स काफ़ी लाभदायक साबित हो रहे होंगे। और जो अभी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि जाकर दोबारा प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो लेक्चर को देखें, जिससे कि आपके दिमाग में हिंदी का गद्य साहित्य कैसे निर्मित हुआ, उसका स्वरूप कैसे विकसित हुआ है, निबंध साहित्य का विकास कैसे हुआ है, आलोचना का विकास कैसे हुआ है, पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। आज हम उपन्यासों पर बातचीत करेंगे और इस लेक्चर के माध्यम से ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप उपन्यास पढ़ने जाएं तो आपके दिमाग में उपन्यासों को लेकर सॉलिड तरीके से पॉइंट्स बन जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा उलझाव टाइप का महसूस ना हो। क्योंकि इसके पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पर बात किया, आपका आलोचना क्लियर हो गया होगा, निबंध का विकास क्लियर हो गया होगा, हिंदी गद्य का स्वरूप क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जब उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास में बहुत सारे तरीके के उपन्यास लिखे गए हैं, अलग अलग विषय वस्तु को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखे गए हैं। तो उनकी हम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेंगे और इस बातचीत को हम हिंदी उपन्यास के विकास क्रम की पृष्ठभूमि के तौर पर देखेंगे। अगर बात करें हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में, तो इसका जो विभाजन हुआ है वो कथाकार और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर किया गया है। प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, ये 3 कैटेगरीज की गई हैं। और इन 3 कैटेगरीज में भी अलग अलग विषय वस्तु पर उपन्यास लिखे गए हैं। अगर शुरुआत में बात करें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के बारे में, तो उसमें हम पहला पॉइंट्स पढ़ेंगे प्रेरणा स्रोत। यानी कि जब हिंदी उपन्यास लिखे जा रहे थे तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये प्रेरणा मिली उनको बांग्ला साहित्य से। शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि कुछ उपन्यास बांग्ला से भी अनुदित किए गए और बाद में धीरे धीरे हिंदी में उपन्यास लिखना शुरू किया गया। दूसरा, इसका वर्गीकरण किया गया है, सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और घटनात्मक आधार पर 3 इसका कैटेगराइजेशन किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। अगर मोटे तौर पर देखें तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की जो प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं उसमें है सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यासकार और उपन्यास, घटनात्मक उपन्यासकार और उपन्यास। घटनात्मक उपन्यासों में भी 2-3 तरीके की कैटेगरी की गई है, जिसमें कि तिलस्मी, अय्यारी तरीके के उपन्यास और जासूसी उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा अद्भुत घटनाओं पर आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। तो इन पर जब हम विस्तृत वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास एकदम मुख्य तौर पर सामाजिक, ऐतिहासिक और घटना प्रधान के साथ साथ चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और घटना प्रधान 3 तरीके के उपन्यास लिखे जा रहे थे इसमें। और आगे बात करें तो इसमें सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास तो लिखे ही। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के अंतर्गत कई पीढ़ियां लिख रही थीं। कुछ पीढ़ियां ऐसी थीं जो कि प्रेमचंद के उपन्यास लेखन को आगे बढ़ा रही थी, कुछ उनसे थोड़ा सा अंतर करके आगे बढ़ रही थी, कुछ एकदम से अलग थी। तो प्रथम पीढ़ी में जो उपन्यासकार थे वो आधुनिक भावबोध से प्रभावित होकर उपन्यास लिख रहे थे। जो दूसरी पीढ़ी थी वो अत्यधिक आधुनिक भावबोध से एकदम प्रभावित थी। तीसरी पीढ़ी थी जो व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश और जीवन के यथार्थ के प्रति गहरी संशक्ति को लेकर उपन्यास लिख रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी प्रवृत्तियां उभर कर सामने आती हैं, जिसमें सामाजिक एवं मानववादी उपन्यास लिखे गए, स्वच्छंदतावादी उपन्यास लिखे गए, व्यक्तिवादी उपन्यास लिखे गए
मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखे गए, ऐतिहासिक पौराणिक आधार पर उपन्यास लिखे गए और आंचलिक उपन्यास लिखे गए। और आखिर में देखेंगे आप आज़ादी के बाद, जिसको कि हम समकालीन उपन्यास के अंतर्गत भी रख सकते हैं, उसमें आधुनिक भावबोध के विभिन्न स्तरों पर उपन्यास लिखे गए, जिसमें कि स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर, स्त्री पुरुष के बीच में जो विच्छेद हो रहे हैं उनको लेकर, मध्य वर्ग को लेकर, या फिर गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा था उसको लेकर, देश विभाजन को लेकर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। और जो भी सरकार से जो उस समय सत्ता थी उसकी उदासीनता को लेकर भी उपन्यास लिखे गए। बाद में ये उपन्यास विमर्शों के आधार पर लिखे जाने लगे, दलित उपन्यास, स्त्री उपन्यास, ठीक है, आदिवासी उपन्यास, तमाम विमर्श के माध्यम से भी उपन्यास का धीरे धीरे विकास हुआ। तो इन सभी वीडियोज लेक्चर में, जो कि हिंदी उपन्यास के विकास पर आधारित होंगी, हम पॉइंट वाइज बात करेंगे और उन बिंदुओं को भी रेखांकित करने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो उपन्यासों के प्रकाशन काल को लेकर हों, उपन्यासों के विषय वस्तु को लेकर हों, उपन्यासकारों के कालक्रम को लेकर बातचीत की गई हो, या फिर एक ही उपन्यासकार अलग अलग विषय वस्तु को आधार बनाकर अगर उपन्यास लिखा है तो उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि हम विस्तृत रूप से बात करने से पहले ये क्लियर कर दें कि जो हिंदी उपन्यास का विकास है वो मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है, जिसके केंद्र में प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, जिसका समय माना गया है 1877 से सन 1918 के बीच में। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, जो कि 1918 से लेकर 1936 के बीच में है। ठीक छायावाद का जो समय है उसी के समानांतर चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद युगीन जो हिंदी उपन्यास का हम डिवीज़न कर रहे हैं सन 1918 से लेकर 1936, तो इसका मतलब है कि इसी समय प्रेमचंद उपन्यास लिख रहे थे, ऐसा नहीं है। उसके पहले से प्रेमचंद का तो लेखन सन 1901 ईस्वी के आसपास से ही शुरू हो जाता है, लेकिन विधिवत तरीके से जो हिंदी उपन्यासों की बातचीत की जाती है वो 1918 से सेवा सदन से शुरुआत होकर गोदान मंगलसूत्र तक चलता है। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास जो लिखे गए सन 1936 से लेकर उसको अब तक माना जा सकता है, और उसमें भी विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर लिखे गए मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, मार्क्सवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक यथार्थवाद पर उपन्यास लिखे गए हैं। तो ढेर सारी प्रवृत्तियाँ हैं और फिर ये उपन्यास विमर्शों के केंद्र में भी शामिल हो जाते हैं। तो ये मोटे तौर पर एक हमने रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जब भी उपन्यास की बात आएगी तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से तो आपके लिए ज़रूरी था, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी था कि आपके दिमाग में उपन्यास को लेकर एक खाका तैयार होना चाहिए कि केंद्र में प्रेमचंद हैं, उनके पहले, उनके समय में और उनके बाद में जो उपन्यास लिखे गए और अलग अलग प्रवृत्तियों और विशेषताओं के आधार पर लिखे गए हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम इस पर क्रमशः विस्तृत तरीके से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आज की जो मैंने कोशिश की थी रूपरेखा बताने की हिंदी उपन्यास के विकास की, वो आप सभी को समझ में आ गई होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।